हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन टॉपिक। आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के अंदर देखें तो क्या होता है कि यानी विलयन है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों से मिलके बना होता है, यानी कि विलेय और विलायक से। इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्राएं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों मिलके और विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, तो हो गया ये। यहाँ पे नमक है वो तो विलेय है और जल है वो विलायक है, और दोनों मिल गए तो क्या बन गया, विलयन। अब विलयन की विशेषताएं देखें, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। किसी विलयन में विलेय के कोनों की त्रिज्या, यानी कि कोनों की त्रिज्या है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। थर्ड, इसकी जो विशेषता है वो है विलयन में विलेय के कण हैं वो विलायक में इस प्रकार घुलनशील होते हैं कि एक का दूसरे में विभेद करना संभव नहीं होता है। यानी कि विलेय है और वो विलायक के अंदर घुल जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा, तो विलयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इससे हम इन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे और इनका विभेद करना भी संभव नहीं है। फोर्थ है कि विलयन में उपस्थित विलेय के कण हैं वो छन्ना पत्थर के आर पार आ जा सकते हैं, यानी कि इनको छान सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ आ सकते हैं। फिफ्थ है विलयन है वो स्थायी एवं पारदर्शक होता है, यानी कि जो हमारा जो विलेय विलायक से मिलके जो विलयन बना है वो स्थायी और पारदर्शक होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं विलयनों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण देखें तो जैसे कि किस आधार पे होगा, देखो आप फर्स्ट गैस में गैस का विलयन, यानी कि गैस का गैस में विलयन। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, देखो गैस का गैस में विलयन अगर देखें तो जैसे दो गैस हैं वो आपस में मिक्स हो रही हैं तो उनका जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे वायु में अलग अलग गैसेज हैं वो आपस में मिक्स होती हैं, यानी कि गैसों का मिश्रण होता है। सेकंड है गैस में द्रव का विलयन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें जैसे ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, आदि गैसों का जल में विलयन होगा, यानी कि बादल, कोहरा आदि, तो ये गैस और द्रव का विलयन बन गया। फिर थर्ड है गैस में ठोस का विलयन। उदाहरण के तौर पे देखें तो वायु में आयोडीन का विलयन, ठीक है। फिर है जैसे धुआं आदि, तो ये गैस और ठोस का विलयन हो गया। फिर फोर्थ है द्रव में गैस का विलयन। अब एग्जाम्पल देखें तो जल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन है, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन है, तो ये हो जाएंगे। फिर अगर जैसे लिक्विड का लिक्विड में, यानी कि द्रव का द्रव में विलयन देखें तो जल में जैसे अल्कोहल का विलयन है, यानी कि जल भी हो गया और अल्कोहल भी हो गया, ये दोनों का विलयन बन गया। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोमीन का विलयन हो गया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जल में विलयन आदि। फिर नेक्स्ट है लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन, यानी कि द्रव में ठोस का विलयन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जल में चीनी का विलयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, या फिर पारा में लेड का विलयन, या फिर जेली, स्टार्च, प्रोटीन, सोल आदि। तो ये क्या है, ये लिक्विड का सॉलिड में विलयन हो गया। फिर है नेक्स्ट ठोस में गैस का विलयन।
यानी कि पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन है, या फिर कपूर का जो वायु में विलयन होता है, तो वो ठोस में क्या होगा कि गैस का विलयन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठोस का गैस में तो देख लिया, अब ठोस में द्रव का विलयन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है थेलियम में पारा का विलयन, चीनी में फिर जैसे चीनी में जल का विलयन हो गया और नमक में जल का विलयन, तो ये सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन बन रहा है। फिर है सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन बन रहा है। इसके एग्जांपल्स देखें तो जैसे तांबा में जस्ता, या फिर तांबा में टिन, या फिर तांबा में एल्यूमिनियम, या फिर तांबा में कुछ और जैसे कि जिंक व निकल आदि का विलयन होगा, यानी कि ये मिश्र धातु बनेंगी, यानी मिक्स्ड है ये सब कुछ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, तो यानी विलेय और विलायक है, इनके बारे में देखते हैं। तो विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट बोलते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। जिस विलायक का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही उच्च विलायक माना जाता है, यानी कि जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मान है वो अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक है, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब हम इन विलायकों के जो यूजेज हैं वो देखते हैं, यानी कि उनके उपयोग क्या क्या हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट है औषधि उद्योग में अनेक औषधियों के निर्माण में, तो अलग अलग जैसे औषधि बन रही है तो अलग अलग केमिकल्स मिल रहे हैं और फिर जाके इसका सॉल्यूशन बन रहा है, तो इससे मेडिसिन बनेगी। फिर है निर्जल धुलाई में, यानी कि बेंजीन व पेट्रोल जैसे विलायकों का। फिर नेक्स्ट है इत्र निर्माण में, या फिर नेक्स्ट है रंग रोगन को घोलने में। इसके अलावा अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूज होता है। फिर अब जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं कि संतृप्त, असंतृप्त या अति संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की तो अधिकतम मात्रा में घुली हो, तो वो तो क्या होगा, संतृप्त विलयन होगा, यानी कि जितना घोल सकते थे उतना उसके अंदर मिक्स है, तो वो संतृप्त है। और अगर असंतृप्त की बात करें तो उसमें क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घोली जा सकती हो, असंतृप्त विलयन, यानी कि जितना घोल दिया उतना तो है ही, उसके अलावा और भी उसमें ऐड कर सकते हैं और घोल पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा एवं विलयन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अति संतृप्त, यानी कि जितना घोल सकते हैं उससे भी ज़्यादा अगर घोल रखा है तो उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। अति संतृप्त होगा तो वो क्या होगा कि उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितनी उसकी घोल पा रहा था उससे ज़्यादा हमने उसमें मिला दिया है, तो ये अति संतृप्त हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, विलेयता, यानी कि सोलिबिलिटी के बारे में। तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की जो अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की क्या है, उस विलायक में विलेयता कहते हैं, यानी कि जितना वो घुल पा रहा है और जितना हमने घोल दिया तो वो क्या होगी, उसकी विलेयता, यानी कि हर एक चीज़ की एक निश्चित मात्रा होती है कि वो इतने कोई घोल, मतलब कुछ होता है कि हाँ जैसे 50 है, यानी कि 50 मॉलिक्यूल्स को ही घोल पा रहे थे, यानी उसकी विलेयता 50 तक ही है, उससे ज़्यादा वो, यानी कि अगर थोड़ा भी और बढ़ाएंगे तो उसको नहीं घोल पाएगा, यानी कि उसकी विलेयता उतनी नहीं है। फिर नेक्स्ट जैसे देखते हैं कि यदि T डिग्री सेल्सियस पर W ग्राम जल में किसी विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक W ग्राम घुले हुए हों, तो उस ताप पर उस विलेय की जो जल में विलेयता है वो क्या होगी, W × 100/100,
ये उसकी विलेयता हो जाएगी। फिर विलेयता पर ताप का प्रभाव देखते हैं, यानी कि टेम्परेचर का। तो सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ती है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलेयता है वो ताप बढ़ाने से घटती है, यानी कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी सोल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी। जैसे कि सोडियम सल्फेट है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम साइट्रेट है, तो इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कम होगी। फिर नेक्स्ट है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता है वो ताप बढ़ाने से क्या होगी, घटती है। विलेयता संबंधित प्रमुख तथ्य, यानी कि और विलेयता से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देखें। जैसे कि अध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय विलायकों में प्राय विलेय होते हैं, यानी कि अध्रुवीय पदार्थ है वो अध्रुवीय विलायक में ही, यानी कि दोनों की नेचर क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है कि नॉन पोलर सिचुएशन में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, विलेय होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का जैसे कार्बन में या फिर टेट्राक्लोराइड में घुलना। फिर सेकंड है कि अध्रुवीय पदार्थ का ध्रुवीय विलायकों में प्राय अधिक विलेय नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की नेचर अलग अलग होगी, एक तो पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे इनको तो इनकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी या फिर न के बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो जल में बहुत ही कम क्या है, बहुत ही कम विलेय होता है। फिर नेक्स्ट है कि ध्रुवीय पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायकों में प्राय विलेय होते हैं, यानी कि दोनों पोलर पोजीशन में है, यानी सेम है, तो उनकी क्या होगी, सोल्युबिलिटी पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो जैसे कि इथाइल अल्कोहल है वो जल में काफ़ी विलेय होता है। ऐसे ही अगर जैसे पोलर पदार्थ है वो नॉन पोलर विलायकों में अधिक विलेय नहीं होता है, यानी कि दोनों की नेचर जैसे ही चेंज हुई तो वो इजीली नहीं सोल्यूबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे सोडियम क्लोराइड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अल्प विलेय होता है। फिर नेक्स्ट है कि अणुभार में वृद्धि होने से पदार्थ की विलेयता है वो घटती जाती है, यानी कि अणुभार बढ़े जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर उनकी विलेयता भी क्या होगी, कम होती जाएगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो वो है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल है तो इसका जो अणुभार है वो 32 है, तो इसकी तुलना में अगर हम ब्यूटाइल अल्कोहल मिलाएंगे जिसका जो अणुभार है वो 74 है, तो ये जल में बहुत कम विलेय है, क्योंकि इसका अणुभार बढ़ा है तो ये क्या होगा, कम विलेय होगा। फिर जैसे हम विलयन की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, यानी कि किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलेय की, यानी कि सोल्यूट अगर जितनी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर इसकी मात्रा जितनी कम होगी, यानी कि सोल्यूट कम मिलाएंगे तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उसकी सांद्रता भी कम होगी। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा में घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, और उसी विलयन में विलेय की अगर कम मात्रा घुली होती है तो उसे तनु विलयन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। सभी तनु विलयन है वो असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक क्या होगा, संतृप्त होता है। इसमें जैसे निक्षेपण, निलंबन, कोलाइड या वास्तविक विलयन है। चलो इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि परिक्षेपण है, यानी कि डिस्पर्जन। जब किसी पदार्थ के जो कण है, यानी कि अणु या परमाणु या फिर आयंस हैं, वो दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं, यानी कि फैला दिए जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, परिप्रेक्षण कहलाती है, यानी कि डिस्पर्जन कहलाती है। पहले पदार्थ को परिप्रेक्षण माध्यम है वो माध्यम कहा जाता है, और परिप्रेक्षण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। एक तो विषमांग पदार्थ, यानी कि हेटेरोजिनस।
अगर इसमें एग्जाम्पल देखें तो जैसे निलंबन या फिर कोलॉइड, और दूसरा होगा समांग यानी कि होमोजेनस सब्सटेंस होंगे। इसमें क्या होगा इसका एग्जाम्पल, वास्तविक सॉल्यूशंस होंगे यानी कि रियल सॉल्ट। इसमें एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन में परिप्रेक्षण कणों का आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे इसमें निलंबन देखिए यानी सस्पेंशन, यानी कि छोटे आकार के कणों के जो पदार्थ हैं वो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आँखों से दृश्य होते हैं, तो निलंबन देते हैं। यानी कि सस्पेंशन होते हैं वो नग्न आँखों से भी देख सकते हैं इनके बारे में। ये दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण है और इसमें परिप्रेक्षण कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है और इसके कण है वो छन्ना पत्थर के आर पार नहीं जा सकते हैं। परिप्रेक्षण कणों के को क्या है कि हम नग्न आँखों यानी कि खुली आँखों से भी कि देख सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिप्रेक्षण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे नदी का गंदा जल है या वायु में धुआं। अब है नेक्स्ट कोलाइड। यह दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसमें जो परिप्रेक्षित कण यानी कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उनका आकार है वो 10⁵ सेंटीमीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है और इनके कणों को जो है हम नग्न आँखों यानी कि खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उन्हें अति सूक्ष्मदर्शी यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इनके कण हैं वो छन्ना पत्थर के आर पार आ जा सकते हैं और ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी कि स्थिर छोड़ देने पर इनके कणों में परिप्रेक्षण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो जैसे दूध है, गोंद है, रक्त है या फिर शाही है। अब हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। इनके कण हैं यानी कि आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है और इनके जो कण हैं वो परिप्रेक्षण माध्यम के साथ इस प्रकार घुलनशील होते हैं कि इन दोनों में विभेद कर पाना अत्यंत ही कठिन होता है। इसके परिप्रेक्षित कण हैं वो छन्ना पत्थर के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं और यह सबसे स्थायी तथा पारदर्शक होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो जैसे चीनी का जल में विलयन है या फिर नमक का जल में विलयन, तो ये होंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है कि उदासीन, अम्लीय या क्षारीय विलयन है, तो ऐसे विलयन है इनमें हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों यानी कि H या फिर OH जो आयन्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो समान होती है। ये उदासीन विलयन कहलाते हैं। इसमें नॉर्मल देखें तो जो हाइड्रोजन है वो तो एसिडिक हो गया और जो OH है यानी कि हाइड्रोक्साइड वो क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। और जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन ही बनता है। फिर ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों से अधिक होता है वो तो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। और ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण है वो हाइड्रोजन आयनों से अधिक होता है तो वो क्षारीय विलयन होता है। यानी कि बेसिक है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा वो तो एसिडिक, और जिसमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वो बेसिक नेचर का होगा। आई थिंक आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। आज हमारा जो विलयन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसे पढ़ पाएँ। थैंक यू।